स्टूडेंट, आज हम लोग सीखने वाले हैं अपने नेचर अलॉटमेंट के बारे में। लास्ट क्लास के अंदर बच्चे हम लोगों ने सीख रखा था, पूरे 2 क्लासेस हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखे हैं। जिन 2 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा है कि किसी भी ट्रांजैक्शंस में, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में 2 आइटम इन्वॉल्व होते हैं एटलीस्ट, और वो दोनों आइटम्स को आइडेंटिफाई करना सीखा था हमने। बहुत ज्यादा नहीं सीखा था, लगभग 12 ट्रांजैक्शंस के ऊपर हम लोगों ने मेहनत करी है। और फिर बाकी के जो भी आएंगे ट्रांजैक्शंस वो उनसे मिलते जुलते होंगे, तो उनमें घबराने की जरूरत नहीं होगी। वो मेरा काम है जो आपको बेहतर बनाएगा उसके अंदर। लेकिन 12 ट्रांजैक्शंस के बाद जो स्टेप नंबर 2 पे हम लोग आ गए, वो है बच्चे कि अब हम लोग नेचर अलॉटमेंट सीखेंगे। आप देख सकते हैं लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने करा था, तो आइटम आइडेंटिफिकेशन पे हम लोगों ने क्लास ओवर करी थी। अब आज आ जाए सारे बच्चे, और आज उन्हीं आइटम्स के हम लोग नेचर बताना शुरू करेंगे। यानी नेचर मतलब वो है क्या। अगर कैश मैंने बोला तो वो है क्या, अगर बिल्डिंग मैंने बोला तो वो है क्या, उसका नेचर क्या है। अगर मैंने कैपिटल बोला, अगर मैंने ड्राइंग्स बोला, मैंने कुछ भी बोला, तो वो है क्या, उनके नेचर क्या है, वो पता लगाना आज के बाद हम लोग को मतलब सीखना है इसके अंदर। तो चलिए बच्चे फटाफट आ जाइए आज की क्लास के अंदर, जहां आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मैंने पहले से आपके लिए लिख करके रखा है कि नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शंस, आइटम्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस। यानी जो आइटम्स आपने ऑलरेडी फाइंड आउट करना सीख लिया है पिछले क्लासेस के अंदर, उनके नेचर आज आपको पकड़ने सीखने हैं। तो सर नेचर मतलब क्या होता है बच्चे? 6 प्रकार का नेचर मैं आपको पकड़ना सिखाऊंगा। याद रखिएगा, अलग अलग किताबों के अंदर आपको अलग अलग हो सकता है, इनके अलावे भी कई सारे नेचर्स बोलेंगे, लेकिन मेरे पढ़ाने का ढंग अलग है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं बोलूंगा इसी तरीके से पढ़े, कंसेप्ट आपका बहुत ही बेहतर होता चलेगा। तो अब किताब में क्या लिखा है, इस किताब में ये लिखा। 11th के बच्चे ने बहुत करते हैं, ये फुल स्टॉप कॉमा में भी बात करते हैं। ये अकाउंट जो लिखा जाता है ना A/C, वो बोलते हैं सर ए छोटा लिखे या ए बड़ा लिखे। तो ये सारा काम ना आप 11th के अंदर खूब करोगे, तो मत पढ़ना इन झंझटों में। मैंने आपको बोला है 6 नेचर, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यहां पर। इन 6 नेचर में ही हम लोग को अपने पूरी की पूरी अकाउंटेंसी सीख करके चलनी है बच्चे, ठीक है। सर क्या क्या नेचर है वो, और उन सारे आइटम्स को हम लोग यही 6 नेचर देंगे? हाँ, हम लोग यही 6 नेचर देंगे। आइए देखते हैं क्या है। जो पहला नेचर है बच्चे, वो होता है एसेट्स का। हो सकता है आपने ये टर्म पहले कभी सुना हो या फिर कहीं देखा हो, लेकिन आज मतलब इसका क्लियर हो जाएगा बच्चे। जिसको एसेट्स का मतलब होता है वैसी चीज जिसको देखते ही आपके दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़े। यस, क्या बोलते हैं इसको? हिंदी मतलब इसका बच्चा संपत्ति। अब संपत्ति को मुझे एग्जैक्टली स्पेलिंग तो नहीं पता, मगर फिर भी कोशिश करता हूं लिखने के लिए। संपत्ति ऐसे ही कुछ होता है, संपत्ति। तो मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं यहां पर, प्रॉपर्टी आपकी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं। तो आपको पता होगा जब आपकी संपत्ति बढ़ती है, जब आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती है, कितनी खुशी होती है। आप मतलब खुशी से पागल हो जाते हो, आपको लगता है अरे वाह क्या बात है, हमारी संपत्ति बढ़ रही है। तो बच्चे पहला नेचर किसी भी ट्रांजैक्शंस को जो हम लोग देखेंगे और उसके अंदर पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो संपत्ति हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है। ऐसे ऐसे 6 नेचर है, लेकिन उनमें से एक नेचर उस आइटम का क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी का, संपत्ति का। लेकिन आप प्रॉपर्टी संपत्ति ऐसा नहीं बोलेंगे, उनको अब अकाउंटिंग का एक भाषा दिया रहा है, नामकरण संस्कारी तो कर रहे हैं हम लोग, याद ही तो करना है शुरू में हम लोग को सारे ये टर्म्स को। तो आज के बाद जो भी आपकी संपत्ति है, यस आपका बिल्डिंग है, आपका घर है, आप बोलते हैं मेरी इतनी संपत्ति, मेरी जायदाद इतनी है, बोलते हो ना जायदाद, तो समझ लीजिए वही है आपके एसेट्स। देसी भाषा में समझ लीजिए, जायदाद जो बोलते हो ना, दैट इज आपका एसेट्स कहलाएगा। ओके, अगला शब्द है जो, वो है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज ये शब्द आपने सुना तो जरूरी होगा, लेकिन आपने ये सुना होगा तुम इस चीज के लिए लायबल हो या तुम इस चीज के लिए लायबल हो। लायबल का मतलब होता है बच्चे आप जिसके लिए जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबल है। यानी एक तरीके से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को बहुत बच्चे बोझ समझते हो ना, बस समझ लो लायबल से निकला हुआ शब्द लायबिलिटीज है, यानी आपका बोझ। बोझ मतलब कर्ज। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं आपका बोझ, यानी कर्ज भी आप बोल सकते हैं, और कर्ज के साथ साथ आप बोझ भी बोल सकते हैं बच्चे। बोझ, ये देखिए मैंने 2 टर्म इसको देने की कोशिश करी, आपके सर का बोझ, याद रखिएगा। और मैंने यहीं पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है इंक्लूड्स कैपिटल। आपने पिछले क्लास के अंदर ना, जब मालिक और मैं ओनर और उसके बिजनेस के अंदर का रिलेशंस बता रहा था, तभी मैंने कहा था कि बिजनेस जब अपने मालिक से पैसे लेता है तो क्या बोलता है? मालिक आपने मुझे पैसे दिए। तो भैया जब आप मान लिए कि किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको पैसे दिए हैं, तो एक न एक दिन वापस करना पड़ेगा। तो बिजनेस के लिए क्या है? ये बोझ है।
जिसे उतारना है एक ना एक दिन, बिजनेस को अपने मालिक से लिया हुआ पैसा वापस करना है, इसलिए कैपिटल को भी बच्चे बोझ ही माना जाता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर अपना पैसा बोझ कैसे? भाई आप ओनर को और बिजनेस को जब तक एक मानोगे आप अकाउंटेंसी सीख ही नहीं सकते। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया कि मालिक अलग और बिजनेस अलग। तो मालिक अगर अलग है और बिजनेस एक अलग व्यक्ति से पैसे ले रहा है स्टार्टअप होने के लिए, पैदा होने के लिए, खड़े होने के लिए, चलने के लिए, तो भाई वो पैसा वापस करना पड़ेगा। और जो चीज वापस करनी है वो आपके सर पे बोझ है, वो आपके सर पे बोझ है बच्चे। अगर कोई चीज वापस करनी है तो याद रखिएगा, मैंने लायबिलिटी बोला, यस लोन भी होगा आपका बोझ, लेकिन कैपिटल क्योंकि लोन नहीं है, ये मालिक और उनके बीच का एक लेना देना है, इसलिए मैंने स्पेशली बगल में लिख दिया कि कैपिटल को भी आप मान करके चलिएगा कि वो बोझ ही होगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बिजनेस के लिए सोचते हैं, आपको पता है हम बिजनेस के लिए सोचते हैं, मालिक के लिए नहीं सोचते, हम बिजनेस के लिए सोचते हैं। हाँ, लेकिन इस बोझ को हम लोग बाहरी बोझ ना कहकर एक नाम दे सकते हैं इसको कि सर हम लोग इसको इंटरनल लायबिलिटी कह सकते हैं क्या? हाँ कह सकते हो, इंटरनल लायबिलिटी। तो आज के बाद ना कैपिटल को हम लोग कहेंगे इंटरनल लायबिलिटी। घर की बात है तो इंटरनल लायबिलिटी यानी बिजनेस का अंदरूनी लायबिलिटी है। जैसे पिता से आपने पैसे ले लिए तो उतना डर नहीं रहेगा ना कि पिता कभी चौराहे पर आप नहीं चुकाओगे तो पटक करके आपको पीटना शुरू कर देंगे, लेकिन बाहरी से लिए रहोगे तो आपको घबराहट रहती है ना। तो याद रखिएगा, तो जो बाहरी लायबिलिटीज हैं, जो आपकी इंटरनल लायबिलिटी है, सब लायबिलिटी मिला करके लायबिलिटी आपको समझ करके चलनी है। लेकिन मैंने कैपिटल विशेषता एक अलग कर दी क्योंकि आप समझ सको कि कैपिटल भी बोझ ही होता है, यानी लायबिलिटीज और भी तो हैं, बाहरी लायबिलिटीज भी, लेकिन कैपिटल को भी होगा, यानी बाहरी लायबिलिटी और जो इंटरनल लायबिलिटी है दोनों जोड़ करके हम लोग कंप्लीट लायबिलिटी सोच करके चलते हैं। विशेषता याद रखिएगा, कैपिटल भी लायबिलिटी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कैपिटल है ये लायबिलिटी का मतलब कैपिटल, नहीं नहीं नहीं, इंक्लूड्स का मतलब होता है कैपिटल भी लायबिलिटी है और बहुत सारी चीजें भी लायबिलिटी होंगी, उनकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो दो चीज सीख गए, एसेट्स, और याद रखना बच्चे दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, तो अपोजिट टर्म्स ना बहुत मदद करेंगे आपको अकाउंट सीखने में। जो अपोजिट टर्म्स है ना आपको बहुत मदद करेंगे अकाउंट सीखने में। तो एसेट्स और लायबिलिटीज एक दूसरे को उल्टा होते हैं। एसेट्स में आपको अपार खुशी मिलती है, बोझ आपको हो बहुत दुख होगा। आपको पता चले कि आपके दादाजी ने आपके लिए कुछ बहुत सारी संपत्ति छोड़ करके गए, कितना खुशी मिलेगा। आप बोलोगे कहाँ हैं दादाजी, उनको एक बार सामने ला दो, हालांकि आ नहीं सकते, लेकिन अगर आपको पता चले आपके दादाजी ने खूब सारा कर्ज छोड़ा आपको चुकाने के लिए, आप पहचानने से इनकार कर दोगे, कॉलेज को कौन, हम तो अवतार लिए, हमारे दादाजी नहीं थे। समझ रहे हो आप बात? यानी एसेट्स आपको खुशी देता है और लायबिलिटीज टेंशन देता है, बोझ है, कर्ज है। ये दो चीजें हो सकती हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने तीसरे अपने नेचर जो किसी ट्रांजैक्शंस का हो सकता है, वो होता है बच्चे इनकम। अब इनकम का मतलब तो आपने निश्चित तौर पे सुना होगा। इनकम तो ऐसा कोई नहीं है कि नया टर्म है। इनकम का मतलब बच्चे आपका कमाई, जिसको हम लोग आय भी बोलते हैं, आय, ठीक है। तो कमाई, आप कितना कमाते हो उसे हम लोग कहते हैं बच्चे इनकम। बिल्कुल टर्म है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करना चाहता हूं क्योंकि सिंपल बात है, ठीक है सर हमारा कमाई है, हमारा इनकम है। और जस्ट इसका रिवर्स एक होता है बच्चे एक्सपेंस, जिसको सारे बच्चे जानते होंगे खर्च। आप सारे बच्चे जानते होंगे, इसे हम लोग कहते हैं खर्च, यानी जो आप खर्चा करते हो उसे हम लोग अकाउंटेंसी के टर्म में एक्सपेंस बोलेंगे। तो इनकम और एक्सपेंस आप नेचुरल और जनरल टर्म में भी बोलते हो, बेसिकली बोलते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ अकाउंट्स में यूज हो रहा है, आमतौर पे बोलते हो। लेकिन वापस से मैं बात बोलूंगा कि यहां जो मैं बोल रहा हूं ये दोनों भी एक दूसरे के एकदम अपोजिट टर्म है बच्चे, याद रखिएगा, इनकम और एक्सपेंस। तो एसेट्स और लायबिलिटीज एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, इनकम और एक्सपेंस एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, ठीक है सर। और उसके बाद थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़े और अगला जो टर्म आ रहा है वो है बच्चे प्रॉफिट। ये भी सुना होगा क्योंकि इसी के पीछे तुम लोग भागते हो, सोचते हो जिस काम में प्रॉफिट नहीं उसमें उस काम को करना ही नहीं। यस, प्रॉफिट का मतलब होता है आपका फायदा, और हम लोग इसको लाभ भी बोलते हैं, लाभ। तो फायदा या लाभ आप बोल सकते हैं इसको प्रॉफिट। अच्छा, कई सारे बच्चे ना इनकम और प्रॉफिट में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है सर इनकम और प्रॉफिट इज टू सिंगल थिंग। नहीं, दोनों अलग है। अब पूछो कैसे? सपोज ये कहानी सुनाता हूं, कहानी सुनने में आपको बहुत मजा आता है, ये टर्म ज्यादा जानना है आपको। अगर मान लीजिए आपके पिताजी ने कहा कि ये लो 10,000 रुपए, बिजनेस चलाओ और इसके फायदे सारे तुम खर्च कर देना, इसके सारे फायदे तुम खर्च कर देना। आपने बोला ठीक है सर, पापा ने हमें पैसे दिया, आओ बगल में
बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो आपके फादर ने बच्चे ना, आपके फादर ने आपको यू क्या दिया, आपके फादर ने आपको दिया 10,000 रुपया, लो। और तुम फादर के लिए मत सोचो, तुम अपने लिए सोचो। तो तुमने एक तरीके का कोई कर्ज लिया और बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन फादर ने कहा जाओ अपना बिजनेस चलाओ, और बिजनेस चलाने के बाद जो फायदे होंगे तुम खर्च कर लेना, हम उस पर नहीं रोकेंगे। आपने क्या किया, इस 10,000 से आपने 10,000 का ना मटेरियल्स लाया, आपने स्टॉक तैयार किया, मतलब जो सामान बेचना। मान लीजिए कि आप रेडीमेड गारमेंट्स में, तो आप रेडीमेड गारमेंट्स, आपने रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप खोली और इसमें आपने 10,000 रुपए का सामान ले आए, स्टॉक लेकर के आ गए। आपने 10,000 का सामान लेकर के आ गए। अब आपने इस 10,000 को ना, 10,000 के स्टॉक को क्या कर दिया, सेल। आपने सेल कर दिया, और कितने पे सेल कर दिया, 12,000 पर। आपने सेल कर दिया 12,000 पे। ये देख सकते हैं आप, ये मैं यहां पर बना रहा हूं, आपने 12,000 पे सेल कर दिया। यस, आप सारे बच्चे सोचे क्या होता है ये 10,000 12,000, तो सारे बच्चे बोलेंगे सर ये इसकी कमाई है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं इनकम। ठीक है, चलो भैया इनकम है। और अगर आपने अपने पिताजी की बात याद रखी हो तो उन्होंने कहा था कि जितना फायदा होगा ना, जितना प्रॉफिट होगा, सब बच्चा तुम खर्च कर देना। अगर आपने ये भूल की ना कि इनकम और प्रॉफिट एक होता है, तो आप क्या कहोगे, पापा ने कहा था जितना फायदा हो सब खर्च कर दो। आप जाते हो, पार्टी करते हो, ये 12,000 को एकदम उड़ा देते हो। क्या कर देते हो, उड़ा देते हो, उड़ा देते हो। और फिर पापा को बोलते हो, पापा लाओ और पैसे दो, स्टॉक लेकर के आना है। फादर क्या बोलेंगे, अरे तुम्हें पिछले बार तो पैसे दिए थे। तो कहोगे कि पापा आप ही ने तो कहा था कि जो भी फायदा होगा उसे उड़ा देना। बोलो पिताजी क्या करेंगे तुम्हारे साथ, पिताजी क्या करेंगे वो तुम ही समझ सकते हो, मैं भी यहां से समझ सकता हूं वो क्या हम लोग यहां पर बोले। लेकिन आपको पता है कि फायदा और इनकम अलग होता है। आप देख सकते हैं बच्चे, 10,000 की चीज को आपने यहां पर 12,000 में बेचा, तो आप देख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस जो है ना 2,000, ये जो 2,000 है वो है आपका प्रॉफिट। यानी 10,000 की चीज जब आपने यहां पर 10,000 की चीज जब आपने 12,000 में बेची तो 2,000 ही आपको फायदा हुआ था। आप 2,000 उड़ाते, 10,000 रखना था, फिर उसी 10,000 से फिर आपको सामान लेकर के आना था बेचने के लिए। यानी व्हेन यू सेल दैट इज 12,000 इज योर इनकम, बट प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ आपका 2,000 है। तो मैं इनकम बोलता हूं, कई सारी किताब ना इनकम को भी प्रॉफिट की तरीके से ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन किताबों का मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और आपको ही मैं बोलूंगा, आप यहां पर इनकम बोलो, सीनियर लेवल पे जाओगे तो आपको समझ आएगा। हाँ, इसको एक और टर्म हम लोग यहां पर देकर के चलेंगे, रेवेन्यू। तो कभी कभी मैं रेवेन्यू भी बोलूंगा इसको, ठीक है ना। तो इनकम या रेवेन्यू, तो आपको पता चल गया प्रॉफिट इज डिफरेंट थिंग। प्रॉफिट इज व्हाट, प्रॉफिट इज व्हाट, आप जब अपने रेवेन्यू को, रेवेन्यू मतलब इनकम को माइनस करते हैं ना एक्सपेंस अपने खर्चों से, तब जाकर के निकलता है बच्चे ना आपका प्रॉफिट। तो याद रखिएगा प्रॉफिट इज डिफरेंट थिंग एंड इनकम इज डिफरेंट थिंग, याद रखिएगा। बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं। और उसी प्रकार से बच्चे आपका लॉस, जिसको आप सारे बच्चे जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं घाटा। घाटा यानी नुकसान। तो अगला जो लास्ट जो नेचर है ना उसे हम लोग बोलेंगे घाटा। तो लॉस हो सकता है, फायदा हो सकता है, और ये दोनों टर्म जो हैं आपके एक दूसरे के एकदम अपोजिट है, एकदम अपोजिट। याद रखिएगा प्रॉफिट और लॉस दोनों एक दूसरे के एकदम रिवर्सल हैं। तो मैं क्यों बार बार रिवर्सल बोलता हूं ना, मैं आगे आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगा कि बहुत फायदा मिलता है अगर हम रिवर्सल की चीज भी जानते हैं। ऐसे हम लोगों ने कितने नेचर, चलिए अपने आंख को बंद करें और मेरे साथ बोलना शुरू करें, फील करना शुरू करें आप अपने अंदर घर में बैठे बैठे ही कि कितने नेचर हम लोगों ने सीखे। सर एसेट, सर हम लोगों ने लायबिलिटी सीखा। सर लायबिलिटी सीखते वक्त ना एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों बोलेंगे। इंटरनल लायबिलिटी मतलब कैपिटल। चलो सर, एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति सर, और लायबिलिटी का मतलब है सर का बोझ सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। इनकम और एक्सपेंस, इनकम होता है सर हमारी कमाई, एक्सपेंस होता है सर हमारा खर्चा। इनकम को सर रेवेन्यू भी हम लोग बोलते हैं। किताबों में मत जाइएगा, जो मैं यहां बोल रहा हूं वहां समझिएगा। यानी इनकम जो हमारी कमाई हो गई और एक्सपेंस हमारा खर्च, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट टर्म है। ठीक है। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट का मतलब होता है सर लाभ, और लॉस का मतलब होता है सर घाटा, जिसको हम लोग जन्म से अपने जानते हैं। जब से हम लोग होश संभाले तब से इन टर्म्स को हम लोग सुन रहे हैं, तो इन टर्म्स में हमें प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। एसेट्स और लायबिलिटीज पहली बार सीखनी थी तो वो हम लोगों ने डिटेल में सीख लिया। ये 6 नेचर आपको अपने जहन में भर लेना है। ये 6 नेचर
तब जाकर के आप नेचर अलॉटमेंट सीख पाओगे बच्चे। ये 6 के 6 नेचर। यस, अब काम क्या है इनका? अब हम लोगों ने जो ऊपर में ट्रांजैक्शंस में दो दो आइटम पकड़े थे ना, अब उन दोनों आइटम्स में से इन्हीं 6 नेचर के आधार पर मैं आपको क्या करने वाला हूं, नेचर अलॉटमेंट सिखाने वाला हूं। एक बार नेचर अलॉटमेंट सीख गए ना तो फिर जनरल एंट्रीज मतलब समझ लो कि फिर बच्चे का खेल हो जाएगा। आइए, ये क्या आ गया, चलो भाई हट गया। चलिए तो हम लोग आते हैं एकदम शुरू से वापस से अपने फर्स्ट ट्रांजैक्शंस में। आप सारे बच्चे चले जाएंगे। अगर आपने इसका प्रिंट आउट नहीं निकलवाया तो निकलवा ले, क्योंकि प्रिंट आउट्स निकालोगे तो साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो और भर सकते हो। तो सबसे पहले पेज पर पहले ही ट्रांजैक्शंस में आएंगे हम लोग बच्चे, जहां हम लोगों ने उनके आइटम आइडेंटिफिकेशंस किए थे। अब हम लोग उनके नेचर अलॉटमेंट करेंगे, वही 6 नेचर आपको बताना है कि वो क्या है। आइए, सबसे पहले बच्चे हम लोगों ने परचेज बिल्डिंग ऑन कैश या फॉर कैश हम लोगों ने किया था, और उसके अंदर 2 आइटम्स हम लोगों ने यहां पकड़े हैं। पहला आइटम हम लोग का था बिल्डिंग, दूसरा आइटम था हम लोग का यहां पर कैश। आप मुझे बताओ, आप सारे बच्चे मुझे बताइए, क्या लगता है आपको कि बिल्डिंग में कौन सा नेचर फिट बैठता है? क्या बिल्डिंग में लायबिलिटी बोझ है? क्या बिल्डिंग खर्चा लगता है? क्या बिल्डिंग आपको इनकम लगता है? नाम सुनो ना, क्या बिल्डिंग क्या लगता है? एक बार में आपके दिमाग में, अच्छा आपको अगर पहचानने में दिक्कत होती है ना तो आप सारे नेचर एक बार सोच लो। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ना सोचने पे मजबूर कर देगा कि आप बिल्डिंग को क्या मानते हो। आप जानते हो बिल्डिंग आपकी संपत्ति है बच्चे, एसेट्स है आपका, इसलिए हम लोग बिल्डिंग को क्या बोलेंगे, एसेट्स। तो पहला नेचर अलॉटमेंट हम लोगों ने किया एसेट्स, दिस इज एसेट्स। तो एसेट्स इसके पहले कॉलम में आप सारे बच्चे लिख देंगे एसेट्स। तो बिल्डिंग इज एसेट्स, याद रखिएगा। यानी जितने भी आपको लैंड, बिल्डिंग, कार, मोटर कार, इस प्रकार की चीजें देखें जिनको आप कई वर्षों तक इस्तेमाल कर सकते हो, उन्हें आप बोलोगे एसेट्स। याद रखिएगा। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं खर्चे का, कि सर खर्च भी तो हो सकता है। आपने बिल्डिंग खरीदा तो आपको खर्च तो हुआ। मैं आपको बताता हूं, खर्च पे आपको खुशी नहीं मिलेगी, खर्च पे आपको खुशी नहीं मिलेगी। मैं आपको एग्जांपल दूं छोटा सा। सोचना, आप ना सड़क पे खड़े हो और गोलगप्पा पहला मुंह में डालने वाले हो। हालांकि लॉकडाउन में आपको मिला नहीं होगा, लेकिन फिर भी सोचो डालने वाले। तब तक आपके 2-3 दोस्त बगल से दौड़ते हुए, अरे अरे अकेले खाएगा अकेले खाएगा, और वो भी एक एक पत्ता पकड़ लेते हैं, गोलगप्पा खाते और चल देते हैं। आपको पैसे देने पड़ते हैं। बताओ, आपका आत्मा खुशी हो जाता होगा क्या? आप खुशी से पागल हो जाते होगे क्या? आप कहते हो मजा आ गया यार, आज दोस्तों को गोलगप्पा खिला दिया। इतना कोसते होगे कि बेचारों को पेट खराब हो जाता होगा घर जाते जाते तक। यानी खर्चे में ना आपको खुशी नहीं मिलती, आपको खुशी नहीं मिलती। ठीक है, उसमें भी आपका पैसा जा रहा है, लेकिन खुशी नहीं मिली। लेकिन सोचो, अगर आप एक बहुत फर्स्ट क्लास बाइक खरीद लेते हो, या आपको जो भी चीज अच्छी लगती है, मैं बाइक बोलूंगा, हो सकता है आपको रिलेट ना कर पाऊं, मोबाइल बड़ा अच्छा लगता है आप लोग को, मोबाइल खरीद लेते हो या एक कार खरीद लेते हो, सोचो कि आपको खुशी नहीं मिलेगी। उसमें भी आपका पैसा गया है, लेकिन उसमें भी आपको खुशी मिल रही है। तो सोचो, जब आपको खुशी मिले ना तो वो आपका संपत्ति है। उसमें वैसी चीजों में जो आपको हैप्पीनेस दे रहा हो तो आपको वो आपकी संपत्ति है। दूसरा हैप्पीनेस, और ये चीज तो मैंने इमोशनल फैक्टर बोल दिया, एक पहला प्राथमिक नजर में पकड़ने, लेकिन खुशी पे मत जाना, वरना आप समोसा खाते हो तो भी खुश होते हो, तो कहोगे समोसा मेरा एसेट है। नहीं, तो आप समझ लो खुशी और वो वाली बात तो आपको सीख करके चलिए। लेकिन अगर मैं टेक्निकल टर्म में बोलूं कि आप एक्सपेंस और एसेट्स में कैसे खुश होगे, वरना आपको लगेगा बिल्डिंग खरीदा सर तो मेरा एसेट्स है, लेकिन सर अगर हमने समोसा खाया तो भी तो सर एसेट्स हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग आपने तुरंत नहीं कंज्यूम कर ली, बिल्डिंग का इस्तेमाल आप कई समय तक करेंगे, लेकिन समोसा जैसे खाना उसका मजा खत्म। ऐसा थोड़ी होगा एक समोसा खा लियो तो उसका स्वाद पिछले अगले कई सालों तक आपके अंदर रहेगा, आपको वो मजा आएगा, अरे वाह समोसा मैंने खाया था। नहीं, तुरंत उसका बेनिफिट मिल जाता है। यस, तो यानी वैसे खर्चे जिसका बेनिफिट तुरंत मिल जाता है वो एक्सपेंस है, लेकिन ऐसे पैसे जहां आप खर्च करते हो जिसका फायदा आपको कई समय तक मिलता रहता है, कार, बिल्डिंग, लैंड, ऐसी चीजें, तो वो आपके एसेट्स हैं। तो आपको खर्चे और एसेट्स में कंफ्यूजन होगा, लेकिन अब आपको मैंने बता दिया है कि कैसे आपको बाइफरकेट करके चलना है। तो जब आपका पैसा जाता है तो हर पैसा जाने पर, हर पैसा आउटफ्लो पर आप खर्चा मत बोलना। अब देखो, आम लोग बोलते होंगे यार एक गाड़ी खरीद लिया खर्च हो गया, वो आम इंसान है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कल करके चल के आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले, आपकी भाषा में नहीं भाई आपने खर्च नहीं किया है, आपने खर्च नहीं किया, आपने एक संपत्ति क्रिएट करी है आप बोलोगे, आपने एक एसेट्स क्रिएट किया है आप बोलोगे। तो याद रखना, हर पैसा जो निकलता है उसमें खर्चा भी हो सकता है और एसेट्स क्रिएशंस भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला, बिल्डिंग
लैंड, मोटर कार, इस प्रकार के जितने फर्नीचर जिसका इस्तेमाल आप कई दिनों तक करोगे वो आपके संपत्ति होती है। यस, कैश, बताओ भाई कैश क्या होता है? कैश इज ऑलवेज एसेट्स। याद रखिएगा, कैश में तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं होती है। हमेशा याद कर लीजिए, जो आपका कैश होता है ना वो भी आपकी प्रॉपर्टी होती है। कैश से बड़ी प्रॉपर्टी तो कुछ है ही नहीं, वही तो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी नजर आता है हम लोग को। तो कैश इज ऑलवेज एसेट्स, याद रखिएगा। कैश भी आपकी संपत्ति होती है। जो नगद पैसे आपके हाथ में पड़े बच्चे, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, वो आपकी संपत्ति है। तो पहले केस के अंदर जब हम लोगों ने परचेज बिल्डिंग फॉर कैश में 2 आइटम पकड़ा था, बिल्डिंग एंड कैश, तो आपको पता चल गया कि हां सर, बिल्डिंग हमारा एसेट्स कहलाएगा और कैश भी हमारा एसेट्स कहलाएगा। ठीक है, आगे चल रहे बच्चे हम लोग। और दूसरे में हम लोगों ने कहा सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश। अगेन, अगर नाम बिल्डिंग और कैश ही है तो आपको बच्चे नाम ऐसा थोड़ी है बेच दिया तो एसेट्स नहीं कहेंगे। हाँ, बेच दिया, वहां खरीदने पे एसेट्स बढ़ रहा था और यहां पर बेचने पे एसेट्स घट रहा है। आप देख सकते हैं हमने इंक्रीज और डिक्रीज का एक कॉलम बनाया, कुछ सोच करके बनाया। तो जब उसकी बात करेंगे तो वहां पर आकर के करेंगे। है एसेट्स ही, वहां बढ़ रहा था खरीदने पर, यहां घट रहा है। बिल्डिंग इज एसेट्स। अब बिल्डिंग मैंने बोल दिया, सिर्फ बिल्डिंग नहीं, आपको मैंने इसके साथ में कई सारे भाईचारे इसके एग्जाम्पल ले लिए जिनका इस्तेमाल आप कई समय तक करते रहते हो, वो आपके एसेट्स हैं। ठीक है, कैश एसेट्स, एकदम सिंपल। चलिए आगे बढ़ रहे हम लोग और आगे हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज परचेज गुड्स फॉर कैश। और हम लोग को याद होगा बच्चे, जैसे मैं गुड्स बोलता हूं तो आपको क्या मैंने बोला था, वैसी चीज जिसको आपने खरीदा है बेचने के लिए, ऐसी चीज जिसको आपने खरीदा बेचने के लिए, इस्तेमाल के लिए नहीं। आप बिल्डिंग खरीद तो इस्तेमाल के लिए, फर्नीचर खरीद तो इस्तेमाल के लिए, ऐसी चीज जिसको आपने खरीदी है बेचने के लिए। तो सोचिए, बेचोगे तो कमाई होगी, तो खरीदते समय उस चीज का जो दाम आप पे करते हो वो कहलाता है खर्च, एक्सपेंस। यानी गुड्स जब आप परचेस करोगे, बिल्डिंग आप परचेस करोगे तो एसेट्स परचेस किया, बिल्डिंग जब आप सेल करोगे तो आपने एसेट्स सेल किया। वो सारी कहानी मैंने अपने पहले लेक्चर में ही समझा दिया था, इसीलिए तो दोनों समय मैंने क्या बोला, बिल्डिंग बिल्डिंग। लेकिन यहां पर जब आप गुड्स खरीदते हो तो आपने परचेज बोला, जब आप गुड्स बेचते हो तो आपने नाम बदल करके सेल कर दिया। तो सेल कमाई होगी और परचेज कमाई के ऊपर किया गया खर्चा है, तो उसे हम लोग एक्सपेंस बोलेंगे। याद कर लीजिएगा, परचेज को बच्चे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस, इसका नेचर होगा एक्सपेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने गुड्स रखा अपने लंबे समय के इस्तेमाल के लिए, आपको बेच देना उसे, तो कमाई के लिए किया गया खर्चा खर्चा ही कहलाता है। ठीक है, कैश आपको पता है एसेट्स, सिंपल टर्म में एसेट्स। ओके, तो यहां भी बड़ा सिंपल है, कैश तो अब हमेशा आप जान गए हो कि आपके एसेट्स है। नीचे में बच्चे आंख देखिए, चौथे नंबर पे हम लोगों ने किया था सोल्ड गुड फॉर कैश। यहां पर आपने सेल और कैश बताया था। सेल अभी अभी मैंने डिस्कस किया, जब आप खरीदते हो तो खर्च मैं कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि अच्छा, जो चीज बेचने के लिए गुड्स के खरीद को मैं परचेज को कह रहा हूं एक्सपेंस, और यहां पर जब आप उसी गुड्स को बेच रहे हो तो वो आपका सेल है और सेल आपकी होती है कमाई, यानी कमाई को हम लोग कर रहे हैं बच्चे यहां पर इनकम। यस, और कैश क्या आपका? कैश एसेट्स। आप सोचना शुरू करोगे, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, आपको धीरे धीरे इन चीजों पे पकड़ आनी स्टार्ट हो जाएगी बच्चे। मेरा है वो पूरे पूरे 6 चीज ना आपके दिमाग में भर देना बस। सीखने के और भी बहुत तरीके हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लेकिन आप मेरे साथ चलो। आप थोड़ा लेंदी फील कर सकते हो, आप थोड़ा बोरिंग फील कर सकते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग आप इन्हीं क्लासेस के बाद आफ्टर 7 क्लासेस मेरे से आप बात करिएगा कि आपसे एंट्रीज आसानी से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। चलिए 5वें नंबर के ट्रांजेक्शन पे चल रहे बच्चे, और यहां पर हम लोगों ने कहा परचेज बिल्डिंग ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। इसकी पूरी कहानी कर ली थी हमने। यहां पर हम लोगों ने कहा बिल्डिंग अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर जिसका इस्तेमाल कई समय तक करते हैं वो हमारी संपत्ति हो जाती है, और वो हमारा हो गया एसेट्स। लेकिन राम क्या होंगे? राम क्रेडिटर। बोलो, जिससे आपने उधार खरीदा, क्या आपके सर पे बोझ है कि नहीं, कि आपको उसे चुकाना है, उसे पैसे देने हैं? तो बच्चे आप बता दो, जिसका जो आपके लिए बोझ है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? लायबिलिटीज। तो क्रेडिटर क्या हो गया हमारे लिए? लायबिलिटीज हो गए। क्यों? क्योंकि उनका पैसा चुकाना, जब तक चुका नहीं दोगे बोझ है। एक तरीके से आपने उधार खरीदा तो एक तरीके से उनसे कुछ ले रखा है ना, तो जब ले रखा है तो वापस करना। और एनीथिंग इज पेएबल विच इज पेएबल इन द बिजनेस ना, योर लायबिलिटी। पेएबल इन द बिजनेस, लायबिलिटी। याद रखिएगा इस बात को। चलिए, तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? लायबिलिटी। चलो भाई, तो बिल्डिंग एसेट्स हो गया, और वो तो पहले हम लोगों ने कर रखा, लेकिन एनीथिंग विच इज पेएबल, जो आपको पे करना है, वो आपका क्या होगा? लायबिलिटी होगा।
और इसी का जुड़वा भाई, इसीलिए मैंने कहा रिवर्स आपको याद करके रहना। लायबिलिटी का उल्टा होता है एसेट्स। आइए देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा लोगे तो यहां पर आप पकड़ लोगे। सोल्ड बिल्डिंग ऑन क्रेडिट टू श्याम। अब आपको पता है बिल्डिंग तो आपका एसेट्स, अब इसके ऊपर तो बहुत चर्चा भी नहीं करनी हमें। लेकिन अब आ गया श्याम, डेटर, पैसे देने हैं या लेने हैं। मैंने क्या बोला, एनीथिंग विच इज पेएबल इज लायबिलिटी। तो मैंने क्यों बोला था कि उसका रिवर्स आपको बहुत फायदा करेगा कंसेप्ट सीखने में। अब बताओ, अगर एनीथिंग विच इज पेएबल इज लायबिलिटी और लायबिलिटी का उल्टा आता है एसेट्स, तो एनीथिंग विच इज रिसीवेबल, रिसीवेबल क्या होगा, एसेट्स। क्या होगा बच्चे, एसेट्स। तो याद रखिएगा, इन सारी चीजों को मैं भी लिखवाऊंगा आपको बगल में, वहां चल के जहां मैंने नेचर लिखा है, तो ज्यादा आपको बेटर समझ आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, डेटर एसेट्स कहलाएगा। याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको सिखाई है, मैं आइए यहां पर कंफर्मेशन के तौर पे आपको नेचर के साथ में लिखवा भी दूं यहां पर। तो यहां पर बच्चे मैंने कुछ बात एसेट्स के बारे में बोली, तो मुझे लगता है कि वो चीज ना मुझे लिखा देनी चाहिए यहां पर। यहां पर क्या होता है, लॉन्ग यूज होता है इसका। एक तो कई समय तक आपका लॉन्ग यूज होता है, आपको याद रखिएगा। इसके बाद अगर रिसीवेबल है, रिसीवेबल यानी कुछ भी आपको रिसीव करना है, टू बी रिसीव्ड है, कहीं से भी कुछ पैसे मिलने बाकी हैं, तो आपके एसेट्स होंगे। लायबिलिटीज में आपको सारा चीज समझ आ गया था। बट पेएबल अगर आपको दिख जाए कहीं, अगर कोई चीज पे करनी बाकी है, पेएबल, पेएबल क्या होता है, मतलब पे करना है, आपके सर पे बोझ है, तो वो बच्चे आपका पे कर देना आपका बोझ नहीं है। अच्छा, कई बच्चे मैं पेएबल लिखता हूं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर पेमेंट कर दिए तो खर्च कैसे। भाई कर दिए तो पेएबल कहां है, पेएबल मतलब पे करना है, टू बी पेड। याद रखिएगा, रिसीव्ड, रिसीवेबल का मतलब होता है टू बी रिसीव्ड, यानी जो रिसीव होना बाकी है एसेट्स है। पेएबल का मतलब होता है टू बी पेड, जो पेड करना बाकी है आपका लायबिलिटी है। तो एक तो लायबिलिटी बोझ से समझना, और कोई भी चीज पेएबल होगी तो भी आपकी लायबिलिटी है। कोई चीज का इस्तेमाल लंबे समय तक कर रहा तो भी आपका एसेट्स है, और कोई चीज अगर मिलनी बाकी है तो भी एसेट्स है। तो कई सारे पॉइंट्स को देखते हुए आप एसेट्स और लायबिलिटीज तय करते हो, इसलिए इन चीजों को मैंने बगल में आपको लिखा भी दिया है। ठीक है, आ जाओ वापस आ जाओ। तो आपको डेटर और क्रेडिटर से भी बच्चे मैंने यहां पर समझा दिया कि डेटर आपका एसेट्स होगा। चलिए, और उसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपको पता है परचेज के लिए हम लोगों ने क्या बोला बच्चे, यहां पर एक्सपेंस। यहां पर हम लोगों ने परचेज को बोला एक्सपेंस। यहां हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी परचेज किया था ना, यस, परचेज के ऊपर एक्सपेंस लिखा था हम लोगों ने। ठीक है, परचेज को हम लोगों ने बोला एक्सपेंस, और क्रेडिटर को अभी अभी हमने बोला है बच्चे, क्या बोला है, लायबिलिटी। उधार खरीदे हो तो आपके सर का बोझ है, लायबिलिटी होगा वो। चलिए आगे, 8वें नंबर के ट्रांजैक्शन में सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सोहन। सेल आपका क्या बच्चे, इनकम। सेल है आपका इनकम, और रेवेन्यू भी आप बोल सकते हो। और सोहन डेटर, अभी अभी बोला एनीथिंग टू बी रिसीव, पैसे मिलने बाकी है, क्या हो जाएगा आपका, एसेट्स। चलिए, पेड रेंट, अब किराया पे कर रहे हो, बोलो पैसा जा रहा है। मैंने बोला पैसा जा रहा है, तो अब सोचो खर्चा या एसेट्स है। किराया दे रहे हो, खुशी मिलती है क्या, मकान मालिक को अब देखना नहीं चाहते होगे, लेकिन पैसा देते हो तो खुशी मिलती है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो पैसा गया क्या है, खर्चा है। तो पेड रेंट क्या हो जाएगा बच्चे आपका, एक्सपेंस। भाई पैसा गया तो आप दो ही चीज सोच सकते हो, सर या तो खर्चा या तो संपत्ति बनी हमारी। संपत्ति तो नहीं बनती ना किराया देते हो तो। चलो कैश, कैश आपको पता है एसेट्स। चलिए आगे चल रहा है। और एक चीज और मैंने कहा है, जिसका शॉर्ट टर्म यूज हो, शॉर्ट टर्म क्या, इमीडिएट यूज हो, वो भी एक्सपेंस है। याद रखिएगा, जहां पैसे पे करते हो और तुरंत बेनिफिट मिल गया, समोसे खा लिए, सिनेमा देख लिया, किराया दे दिया, इनका तुरंत फायदा आपको मिल जाता है, लंबे समय के लिए फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये सारे खर्चे हो गए और एसेट्स हो गए। यहां रिसीव्ड कमीशन, आपको कमाई हुई है, कमीशन मिला है, रिसीव्ड क्या हो जाएगा, कमाई यानी इनकम। आप बाकी चीजें सोच करके देखना ना, मैं फटक से इनकम बोल रहा हूं ना, आप सोचना एसेट्स है क्या, क्यों एसेट्स है भैया, कमीशन आपको मिल गया तो। हाँ, कमीशन रिसीवेबल होता तो मैं बोलता एसेट्स, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन कमीशन मिल गया तो आपको क्या है, रिसीव्ड कमीशन है, ये इनकम है, पैसे मिल गए आपको। और कैश एसेट्स, कैश एसेट्स, ऐसे प्रैक्टिस करना है आपको, समझ करके रखना है आपको बच्चे। चलिए आगे चल रहे हैं हम लोग। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश यहां पर, और इसके अंदर कैश तो आप सबको पता है कि कैश होता है सर हमारा एसेट्स, इस पे तो कोई बात ही नहीं है। और कैपिटल को हम लोग इंटरनल लायबिलिटी बोलना स्टार्ट करेंगे बच्चे, इंटरनल लायबिलिटी। बोझ तो है
मगर इंटरनल, पिता का जैसे होता है कर्ज। तो यहां पर है इंटरनल लायबिलिटी, हम लोग बोल रहे हैं कैश, और कैपिटल में हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरनल लायबिलिटी। ओके सर, चलिए अब हम लोग यहां पर आ गए ड्राइंग्स में, और वापस से मैंने वो रिवर्स इफेक्ट समझाऊंगा। कैश आपको पता है ड्राइंग्स में, कैश तो एसेट्स ही है, यानी जो पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि ये सारे ट्रांजेक्शन हम लोगों ने कर रखे बच्चे, ये ट्रांजेक्शन आपको याद आ रहे होंगे। जो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश था उसमें कैपिटल, मालिक से लिया हुआ पैसा, बोझ, इसलिए मैंने यहां पर कैपिटल को बोझ लिखा, इंटरनल लायबिलिटी। और यहां पर ड्राइंग्स, जब ओनर पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकालता है तो बिजनेस से निकाल करके लेकर के चला गया। तो याद रखिएगा कैश तो एसेट्स है, लेकिन ड्राइंग का नेचर बताने में ना बहुत मतलब क्या बोलूं, एक अलग थिंकिंग लेवल पे मुझे लेकर के जाना पड़ेगा। देखिए इसको आप एसेट्स तो नहीं बोल सकते ना भाई, मानो तो कैपिटल अगर आपका इंटरनल लायबिलिटी हुआ तो एसेट्स आपका एसेट्स, ड्राइंग्स आपका एसेट्स जैसा ही होना चाहिए। तो को एसेट जैसा बोल सकते हो क्योंकि रिड्यूसेस कैपिटल, तो लाइक एसेट्स बोलो मगर एसेट्स मत बोलना, क्योंकि इसके ऊपर जो ट्रीटमेंट चलेंगी ना पूरी पूरी एसेट जैसे ही होंगे। कैसे, जब मैंने क्या बोला, रिवर्स, अगर कैपिटल लायबिलिटी हो सकता है तो उसका जस्ट उल्टा होता है ड्राइंग्स, तो उसका नेचर लायबिलिटी का उल्टा क्या मैंने बोला था, एसेट्स। तो कायदे से तो ड्राइंग्स को एसेट्स बोलना चाहिए, लेकिन एसेट्स नहीं होता, लेकिन लाइक एसेट्स लिख देते हैं क्योंकि इसकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हम लोग सीखेंगे ना वो एसेट्स के जैसा ही सीखेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं लाइक एसेट्स, लाइक एसेट्स। एसेट्स एक्चुअली नहीं होता ये, हाँ रिड्यूस करता है ये कैपिटल को, रिड्यूसेस कैपिटल। क्यों कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है, क्यों, क्योंकि मालिक ने पैसे लिए थे तो अपनी एक इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल बढ़ा ली थी, जब मालिक को वापस कर दिए कुछ पैसे तो वो अपने कैपिटल को घटा देगा, इसलिए रिड्यूसेस कैपिटल भी मैं साथ साथ में लिख रहा हूं। तो ड्राइंग्स को लाइक एसेट्स बोलेंगे, कंप्लीटली एसेट्स नहीं बोलेंगे। बच्चे ये सारे ट्रांजेक्शंस ना हम लोगों ने किया, तो यहां मैं आपको सिर्फ नेचर अलॉटमेंट करना सिखा रहा था। उम्मीद है आपको नेचर अलॉटमेंट भी समझ आ गया होगा। एक बार आपने ना ये पूरे के पूरे नेचर अलॉटमेंट सीख लिए तो समझ लीजिए कि फिर ये अकाउंटेंसी का, जनरल एंट्रीज का आपने 50% एरिया पार कर लिया। यानी आपको करना क्या, ये पूरा लंबा चौड़ा जो भाषणबाजी और क्लास में इतना चला रहा हूं, क्यों चला रहा हूं, मैं आपके दिमाग में भरने के लिए चला रहा हूं कि सबसे पहले स्टेप में आप पकड़ते हो 2 आइटम और उसके बाद सोचते हो ये मेरी नेचर क्या है। देखिए एक दिन तो आपको प्रैक्टिस होते होते ना तो नेचर पकड़ने की जरूरत होगी, ना तो जब मैं 12th में पढ़ाऊंगा या 12th की आपकी वीडियोस पड़ी होंगी देखना, कभी इन चीजों पे हम लोग चर्चा भी नहीं करते। प्रैक्टिस से आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी ना कि जब गुड्स कोई परचेस करेगा ना तो आप परचेस की एंट्री याद हो जाएगी आपको प्रैक्टिस से। लेकिन शुरुआती दिनों में आप स्ट्रगल करोगे इन एंट्रीज को याद करने में, तो याद मत करो, कंसेप्ट रखो, प्रैक्टिस इतना करो कि आपकी उंगलियां खुद चलने लगी और आपको याद हो जाए। तो रटो मत, लर्न डजंट मीन कि आपको रटना है, नहीं, समझ करके कोई चीज अगर आसान बना लो तो याद भी आसानी से होता है। तो ये 6 प्रकार के नेचर हम लोगों ने सीख लिए। आपको प्रैक्टिस करना, तीनों वीडियोस जाकर के फिर से देखिए, वापस से देखिए, क्योंकि मैं कुछ चीजें यहां पर आने के बाद नेचर अलॉटमेंट मैंने वो ट्रांजैक्शंस पूरे डिटेल में नहीं पढ़े, लेकिन जिन क्लासेस के अंदर डिटेल में पढ़े हैं उसके अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया। उन ट्रांजैक्शन को देखो, फिर वीडियो देखो, लगभग 1.5-2 घंटे का वीडियोस होगा तीनों लेक्चर मिला करके। ये तीनों लेक्चर एक साथ देख लो, समझ लो कि आपका 50% काम आसान हो जाएगा। तो ये 6 नेचर आज के बाद आपको सोच करके चल रहे हैं। फिर अब इनके इंक्रीज और डिक्रीज की बात करेंगे कि यानी हमारी संपत्ति बढ़ रही है या घट रही है, हमारा कमाई बढ़ रहा है या घट रहा है, हमारा खर्चा बढ़ रहा है या घट रहा है, हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है। और उसके बाद हम लोग फिर डेबिट क्रेडिट के रूल समझेंगे बच्चे। तो आप देख सकते हैं बॉक्स में जो मैंने रखा, नेचर 2 हम लोग बाद में करेंगे, बॉक्स में आप देख सकते हैं यहां मैंने अगला जो बताया है यहां पर इंक्रीज डिक्रीज, नेचर 2 बाद में करेंगे, थ्योरी का विषय है। तो इंक्रीज और डिक्रीज समझेंगे और जैसे ही आप इंक्रीज डिक्रीज सीख लोगे आपको डेबिट क्रेडिट आ जाएगा। तो लॉन्ग है मगर बहुत अच्छे से तरीके से सीखने के लिए यही तरीका बेस्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक आप रिवाइज करें, लास्ट के तीनों वीडियोस रिवाइज करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, डेबिट और क्रेडिट रूल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर अपने आप को और परफेक्ट बनाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा।